सो वेलकम बैक इन सेकंड पार्ट। स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अंग्रेज़ी जो गवर्नमेंट थी ना, उसके टाइम के बाद किस तरीके से समाज पूरी तरीके से बदला, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज पूरी सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिला। हाल फिलहाल समझने वाली बात यह है कि अगर आप लोगों ने पहला पार्ट पढ़ा हुआ है तो सेकंड पार्ट आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अब सेकंड पार्ट में ना हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हिंदी में इस शब्द को बोलते हैं, अर्बनाइजेशन को बोलते हैं शहरीकरण का होना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण का होना। मतलब अंग्रेज़ी सरकार जब भारत के अंदर आई तो उन्होंने किस तरीके से जो गांव वाले प्लेसेस थे उन सबको अर्बनाइज़ करा। अर्बनाइज़ में मैं कह सकता हूँ कि जो गांव वाली प्लेसेस थी जिन्हें शहर में तब्दील किया जा सकता था, उन्हें शहरीकरण करना चालू कर दिया। और जिन इलाकों में शहरीकरण हो सकता है, याद रखिएगा मेरी बात ध्यान से, कि जिन इलाकों में शहरीकरण होता है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बोले तो औद्योगिकरण होना ही होना है। डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ मटेरियल वहाँ पे क्या अवेलेबल है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर द एमर्जेंस ऑफ मशीन प्रोडक्ट बेस्ड ऑन यूज ऑफ इनएनिमेटेड पावर रिसोर्स लाइक स्ट्रीम और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ बन रही है ना अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड पे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में या तो हमें स्टीम इंजन की ज़रूरत पड़ेगी या तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि शुरुआती समय में इलेक्ट्रिसिटी में कह सकता हूँ कि इतनी अच्छी मात्रा में नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, और इंडस्ट्री बनाने के लिए हमें सस्ती लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हाल फिलहाल ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए थे तो आपको पता होगा कि वो कोस्टल लाइन के ही आसपास आके बसे, और कोस्टल लाइन के आसपास जब वो लोग आके बसे तो वहीं से उन्होंने उन मटेरियल के ऊपर फोकस करा जो मटेरियल उनको कैश क्रॉप के रूप में, पैसे के रूप में एक अच्छा मुनाफा दे सकता है। वो चीज़ उन्होंने वहाँ से करनी शुरू करी। और उसके साथ साथ इन लोगों ने कहीं ना कहीं ये भी देखना चालू करा कि सस्ती एम्प्लॉय, मतलब सस्ती नौकरी करने वाले जो लोग थे वो भारत में इजीली अवेलेबल होते हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश सिखाने की ज़रूरत थी तो वो भी इन लोगों ने सिखानी चालू कर दी। ये हमने वीडियो के पहले पार्ट में देखा था। जैसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो मानचेस्टर इन लोगों ने बनाया वो अहमदाबाद के अंदर बनाया। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि पूरे के पूरे कॉटन इंडस्ट्री यानी कि जो कपड़ा उद्योग था वो इंग्लैंड के अंदर कहाँ पे बना? इंग्लैंड के अंदर मानचेस्टर के अंदर बना। इंग्लैंड के अंदर क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में कॉटन जो था वो अवेलेबल। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर आए तो इंडिया के अंदर शुरुआती समय में कॉटन जो था बहुत अच्छी मात्रा में फ़ाइन कॉटन मिलता था। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने आइडिया लगाया, भारत को गुलाम बना के कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे कॉटन को ये बहुत बड़ी मात्रा में भारत से लेके जाते थे। और क्योंकि मशीनरी सिस्टम जो है उनकी कंट्री के अंदर काफ़ी अच्छा होता था तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इनको इस चीज़ का फ़ायदा हो गया। तो आप कह सकते हैं कि कॉटन फ्रॉम इंडिया was sent to Manchester and proceed into silk made clothes and sold it in Indian market for the cheaper price। मतलब इन्होंने हमारी कंट्री से कॉटन को लेके गए और कॉटन को ले जाने के बाद अपनी कंट्री के अंदर क्लोथ्स बना दिया, और क्लोथ्स बना के ही हमारी कंट्री के अंदर सस्ते दामों में उन चीज़ों को बेचना चालू कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे अंग्रेज़ी सरकार को ये फ़ायदा हुआ कि उनका कॉटन जो है, मतलब उनकी जो इंडस्ट्री, उनकी जो मशीनें हैं, उनका इस्तेमाल इन्होंने भरपूर करा। और धीरे धीरे जब पूरी तरीके से कंट्रोल इन लोगों का इंडिया के अंदर हो गया तो इन्होंने इसी मशीनों को इंडिया में सेटअप कर दिया। और इसी वजह से हमारी कंट्री के अंदर जहाँ पर रूरल थी वो अर्बनाइज़ होनी चालू हो गई, और अर्बनाइज़ होने के साथ साथ उन प्लेसेस पे इंडस्ट्री भी आनी चालू हो गई। और इंडस्ट्री जब आने लगी तो रोज़गार मिलना चालू हो गया। तो ये एक तरीका था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में क्लास 11th में बताया गया था कि 1780 से लेके 1850 में 26,000 इन्वेंशन इंग्लैंड के अंदर हुए थे। और इंग्लैंड में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फ्रेडरिक एंजलिस और जॉर्ज मार्कलेट इनका नाम था। इन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता क्या है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इन्होंने बताया कि किंग जॉर्ज थर्ड के टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता था कि वहाँ पे सिंगल करेंसी, सिंगल वो
सारी चीज़ें एक थी। इसी वजह से क्या कहते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो सबसे पहले आ गया। अब क्योंकि ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आ गया तो उसका यूज़ इन्होंने भारत के अंदर करा और भारत के अंदर भी इन लोगों ने फैक्ट्रीज़ बनानी चालू कर दी। तो ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में है जो आपको क्लास 11th में जानने को मिलेगा। अब आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री जो थी, क्या अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में इंडस्ट्री नहीं थी? ऑफ कोर्स अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत के अंदर इंडस्ट्री थी, लेकिन उस बड़ी मात्रा में नहीं थी। क्योंकि अगर हम मुग़लों के टाइम पीरियड पर देखें तो सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका, तंजवीर ऐसे प्लेसेस पे किंग लोग राज तो किया करते थे, लेकिन धीरे 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 अंग्रेज़ों के आने के बाद जो क्या कहते हैं मशीनें, जो फैक्ट्रियाँ, जो उद्योग धंधे मुग़लों के टाइम पीरियड पे मैं कह सकता हूँ सूरत में, मसूलीपट्टनम में ऐसे प्लेसेस पे हुआ करते थे, वो ट्रांसफ़र हो गए उन जगहों पे जहाँ पे अंग्रेज़ बसना चालू कर दिए। मतलब ये सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका, तंजवीर ऐसी प्लेसेस थी जहाँ पे मराठा लोग राज किया करते थे, इवन कई राजा लोग राज किया करते थे। और यहीं पे ही सबसे बड़े डांसर, सिंगर, पेंटर, इम्पॉर्टेंट वर्किंग क्लास अलग अलग जॉब्स के लिए यहाँ पे आया करते थे। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ आना चालू हो गए और इंडस्ट्रियल प्लेसेस बढ़नी चालू हो गई तो लोग शहरों से निकल के गाँव से निकल के शहरों की तरफ माइग्रेट होने लग गए। कैसे माइग्रेट होने लग गए? यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जब क्या कहते हैं आपका जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था मुग़लों के टाइम पीरियड पे, तो प्लेसेस कोई और थी। जैसे प्लेसेस लखनऊ थी, हैदराबाद, श्रीनगर, पुणे, नागपुर, बड़ौदा, तंजवीर ऐसी जगहों पे हुआ करती थी। क्योंकि जो मुग़ल बस्तियां बसी हुई थी वो इन प्लेसेस पे बसी हुई थी और ज़्यादातर इनके अधिकारी भी यहीं के प्लेसेस पे रहा करते थे। सो दैट इज़ वाई जब स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है तो अंग्रेज़ों के आने के बाद ये जगहें ख़त्म होनी चालू हो गई और इन्हीं जगहों के ही बड़े बड़े आर्टिस्ट, पेंटर, डॉक्टर ये उन जगहों पे जाना चालू कर दिए जहाँ पर अंग्रेज़ों ने नए शहरों का निर्माण करना चालू करा था। वो है आपका पोर्तुगीज़ पणजी में आए, डच मसूलीपट्टनम में आए, ब्रिटिश मद्रास में आए और फ्रेंच जो थे वो पौंडीचेरी में आए। लेकिन क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है कि जो 18th सेंचुरी के अंदर लैंड बेस्ड एम्पायर था, मतलब 18th सेंचुरी के अंदर जहाँ पर फैक्ट्रीज़ इधर की प्लेसेस पे हुआ करती थी, इधर की प्लेसेस पे हुआ करती थी, वहाँ अंग्रेज़ों के आने के बाद अब सी बेस यूरोपियन एम्पायर बन गया। यानी कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बसनी चालू हो गए, ठीक है, इन कोस्टल लाइन पे। जैसे कि आज भी बंगाल, मुंबई, विशाखापट्टनम ऐसी जगह है जो कहीं ना कहीं लैंड बेस्ड एम्पायर के कंपैरिजन में सी बेस्ड एम्पायर जो है वो ज़्यादा डेवलप है। तो इसे ही स्ट्रक्चरल चेंज कहा गया और ऐसे ही सोसाइटी जो है बदलनी चालू हो गई। इसीलिए नई बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन जो है मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे और इधर के इलाकों में बसने चालू हो गए और शहरों के नाम बदलने लग गए और शहरों के नाम बदलने के साथ साथ इन प्लेसेस को और डेवलप किया जाने लग गया। कारण समझ में आया? कारण मेन समझना हमें यही था कि अंग्रेज़ों के आने के बाद व्यवस्थाओं के अंदर चेंज आया और इसीलिए आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स इन जगहों के रिकॉर्ड्स को रखने लग गए ताकि इन इलाकों को वो बेटर समझ सके। कौन से इलाकों को? सबसे पहले बंगाल, फिर मुंबई, फिर मद्रास, इन 3 जगहों को उन्होंने कैप्चर करा, नए शहर बनाए, नए बिल्डिंग्स बनाई, नई आर्किटेक्चरल चीज़ें बनाई और यहाँ पे इन इलाकों को डेवलप किया। जिससे क्या हुआ, जो लैंड बेस्ड एम्पायर थे लोग वहाँ से खिंच के चले आए इधर के इलाकों में और ये इलाके डेवलप होने चालू हो गए। तो ये था छोटा सा। अब मद्रास में कॉफ़ी और इंडिको और स्पाइस था, बॉम्बे में कॉटन था और ऑफ कोर्स बाद में ये कैपिटल बनाया गया। कोलकाता के अंदर जूट मिलता था बहुत बड़े उसमें और फिर धीरे धीरे इधर ही के इलाकों के अंदर रेलवे बिछानी चालू कर दी। रेलवे जब बिछ गई तो फिर एम्प्लॉयमेंट और अच्छा जनरेट होने लग गया और यही एक तरीका था कि यही जो शहर थे एक की रोल के रूप में उभरे और यही इलाके जो हैं इकोनॉमिक सिस्टम के हिसाब से डेवलप होने चालू हो गए। और यहाँ पे हम कहेंगे कि कॉलोनियल रूल जो था उसने कहीं ना कहीं इन्हीं प्लेसेस को कोर सेंटर बनाया और उसके बाद धीरे धीरे करके लोग इन इलाकों में माइग्रेट होने चालू हो गए। सो दिस इज़
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रेजुअली शिफ्ट हुई ट्रेडिशनल काम से ओल्ड रूट से रिवर्स की साइड में, मतलब जहाँ पे पुराने क्या कहते हैं प्लेसेस थे, लोग वहाँ से हट के नए प्लेसेस पे आने चालू हो गए। क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा कि काम धंधे जो होते हैं वो उन्हीं प्लेसेस पे चल सकते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा सा आपने समझना है और यही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए नए टाउन्स जो हैं वो बनने चालू हो गए, पोर्ट्स और नए बंदरगाह, नए सेंटर मद्रास, कलकत्ता, बम्बई में बनने चालू हो गए। इसीलिए अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड पे इन्हीं जगहों को सबसे ज़्यादा डेवलप करा गया। अंग्रेज़ों ने जब भारत के अंदर यहाँ पे अपनी व्यवस्थाओं को स्थापित करना चालू कर दिया, इस्टेब्लिश करना चालू कर दिया, तो फिर बड़े बड़े बंदरगाह, बड़े बड़े शहर कंपनियों ने बसाने चालू कर दिए। और फिर यहीं से वाइट टाउन और ब्लैक टाउन्स अलग होने चालू हो गए। यहाँ पे ये दिखने लग गया कि वाइट टाउन अंग्रेज़ों के द्वारा बसाया गया और देखो इसमें एक नई शैली है, आर्किटेक्चुरल शैली नई है, और अंग्रेज़ों ने किस तरीके से जॉब का सिस्टम बनाया वगैरह वगैरह, ये सब हमें देखने को मिलेगा। जैसे आप कह सकते हैं कलकत्ता के अंदर एक इंग्लिशमैन है, उस बंदे ने वेस्ट बंगाल के अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारी जगह को बसाने की शुरुआत करी। यहाँ पे उसने 3 विलेजेस को मिला के क्या कहते हैं एक मिलिट्री सेटअप करा इस बंदे ने। टाउन प्लानिंग इस तरीके से कलकत्ता में भी होनी चालू हो गई क्योंकि कलकत्ता के अंदर विलियम फोर्ट बनाया गया था और मेन मकसद यही था कि इन प्लेसेस को नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में अलग बनाया जा सके। कारण सिंपल सा यही था कि अगर कलकत्ता यानी कि बंगाल जो है जीत लिया गया था 1756 में सिराजुद्दौला से रॉबर्ट क्लाइव ने, तो वो तो सभी को पता है कि बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पीरियड पे जीता था इन लोगों ने। और जब कलकत्ता जीत लिया था इन लोगों ने, तो अंग्रेज़ों ने, तो वहाँ पे पूरी तरीके से एक नया विलियम फोर्ट बनाया गया। उस विलियम फोर्ट को एक विशाल खुली जगह पे रखा गया ताकि दिखाया जा सके कि देखो अंग्रेज़ों की जो आर्किटेक्चुरल शैली है वो कैसी है। इससे हमारे समाज में एक नई चीज़ हमें देखने को मिली और यहीं से ही इन लोगों ने बताया कि किस तरीके से हम अगर किसी शहर को डेवलप करते हैं तो टैक्स लेना ज़रूरी क्यों होता है, जनता टैक्स क्यों देगी, टैक्स को मैनेज करने के लिए कैसे इस बंदे ने क्या कहते हैं जो है आपके वेस्ले, उन्होंने किस तरीके से लॉटरी सिस्टम बनाया था। ये 12th क्लास की हिस्ट्री वाली में है तो थोड़ा सा मैं उसको रिलेट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि लॉटरी कमेटी उस समय पे ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई इसलिए गई थी ताकि इन शहरों को और अच्छा डेवलप किया जा सके। ये आपने हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, लेकिन बस मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए धीरे धीरे करते 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 मैं कह सकता हूँ कलकत्ता, मद्रास, मुंबई ये बिगेस्ट सिटी बन गया कॉलोनियल रूप में और यहाँ पे बहुत कुछ बदलाव हुआ और इससे हमारा समाज पूरी तरीके से बदलना चालू हो गया। सो दिस इज़ इट इन द सेकेंड पार्ट एंड आई होप दैट आपको थोड़ी बेसिक बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।